तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान सिंह आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये ई कॉमर्स का दूसरा वीडियो लेक्चर है जो आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि IT एक्ट 2000 क्या था ई कॉमर्स की इस पार्ट 2 के लेक्चर में, और साइबर लॉ और इसके एडवांटेजेस, थ्रिफ्ट ऑफ ई कॉमर्स, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो सीरीज़ में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रिफ्ट ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स के क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो दोस्तों ई कॉमर्स में बहुत ऐसे सारे खतरे होते हैं जो कि ई कॉमर्स को पीछे ले जाने का कार्य करते हैं। तो उन खतरों को एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला खतरा आता है पुअर मैनेजमेंट, यानी कि घटिया प्रबंधन। ई कॉमर्स के प्रमुख खतरों में से घटिया प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब प्रबंधन ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता है, यानी कि वेबसाइट की जो सुरक्षा होती है उसको हैकर से बचाने के लिए प्रतिबद्धित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि वो बढ़िया एंटीवायरस नहीं खरीद के उसको प्रोवाइड कर पाता है। तो जिससे कोई भी हैकर आता है उसको हैक कर लेता है और उस पूरी वेबसाइट को, ई कॉमर्स वेबसाइट को, डेटास को लीक कर देता है या कि उनके डेटास को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि जो भी मैनेजमेंट हो वो बढ़िया से बढ़िया एंटीवायरस यूज़ करे, और एंटीवायरस से अगर कोई वायरस हमला होता है उस पर तो उसको बचा जा सके। और वायरस का हमला ई कॉमर्स को बहुत कमज़ोर बना देती है। तो इसके लिए चाहिए कि जो मैनेजमेंट है वो नियमित IT सुरक्षा ऑडिट्स के लिए प्रतिबद्ध हो, यानी कि उसके लिए सुरक्षा की सारी चीज़ें मुहैया कराए। बाद में आता है ई कॉमर्स वेबसाइट। अब भाई बात अगर ई कॉमर्स वेबसाइट की आ गई है तो आंतरिक और बाह्य स्रोतों से धोखाधड़ी जो होती है वह अति संवेदनशील होती है। अब जैसे कि धोखाधड़ी घटनाओं में क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी है, जो कि वेबसाइट को ग्राहकों अथवा अन्य बाह्य आंतरिक स्रोतों से खतरों को उजागर कर देती है। किसी धोखाधड़ी के लेन देन किसी बदमाश अथवा मूढ़ कर्मचारी द्वारा सिस्टम की प्रविष्टि पर भी खतरा मंडराता रहता है, जो कि ई कॉमर्स के लेन देन सिस्टम में किसी हैकर द्वारा ट्रोजन हॉर्स, यानी कि एक वायरस है, ये प्रस्तुत कर देता है, जो कि वास्तविक ग्राहक लेन देन के समान ही लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ई कॉमर्स की वेबसाइट को पूरा ख़राब कर दिया जाता है। अब दूसरा आता है सिक्योरिटी इशू। ये एक अहम मुद्दा होता है सिक्योरिटी का। हम कुछ भी काम करें उसमें सिक्योरिटी हमें सबसे ज़रूरी होती है, चाहे वो कोई भी वेबसाइट को डेवलप करना, होस्ट करना, इन सारी चीज़ों को करना हैकर से बचाने के लिए। तो सुरक्षा मामले में आंतरिक व्यापारी नेटवर्क, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस नेटवर्क जो होता है, क्लाइंट को और नेटवर्क को साझा किए गए ट्रांजेक्शन और उसके इंटरफेस को हैकर और नेटवर्क की सुरक्षा के खतरों को उत्पन्न करते हैं, जो कि ई कॉमर्स के माध्यम से आंतरिक सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं। और इस प्रकार के खतरों को वेबसाइट और आंतरिक नेटवर्क, यानी कि इंटरनेशनल के मध्य फायरवॉल का प्रयोग करके सभी लेन देन को इनक्रिप्ट करके कम किया जा सकता है। तो फायरवॉल अगर यूज़ कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में जो ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि क्रिप्टोग्राफी पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जो कि क्रिप्टोग्राफी एक अहम भूमिका रहेगी इसमें। तो सिक्योरिटी इश्यूज में क्रिप्टोग्राफी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, यानी कि अगर कोई भी आप लेन देन कर रहे हैं व्यापारी के साथ और अपने साथ, तो उसको वो क्लाइंट मतलब एकदम कोटलेशन में रखेगा, जो हैकर होगा उसको हैक करेगा, उसको पढ़ नहीं पाएगा। अगला मुद्दा आता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर वायरस किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को खराब बनाने के लिए सबसे जिम्मेदार होते हैं। अब सपोज दैट यदि ये किसी इंटरनल नेटवर्क में इंटर कर गए तो ई कॉमर्स वेबसाइट पर फाइल्स को करप्ट कर देंगे, वायरसेस को पूर्ण रूप से सिस्टम को भी नष्ट कर देंगे, वेबसाइट के संचालन को भी बाधित कर देंगे। ट्रोजन हॉर्स एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह किसी भी इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर को प्रभावी होने से पहले ही ग्राहकों की इंफॉर्मेशन पर कब्जा कर लेता है और किसी ग्राहक का रूप भी धारण कर लेता है, और वेबसाइट को रन करने वाले सर्वर में हानिकारक और दुर्भावनापूर्ण कोड को ये पास कर देता है, जिससे कि हमारा पूरी ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है वो ख़राब हो जाती है। अब आगे चलते हैं इसी के साथ साइबर लॉ के बारे में। तो साइबर लॉ, अब यहाँ तक तो हमने एकदम अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया है सारी चीज़ों को। तो साइबर लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में साइबर लॉ जो था वो IT अधिनियम 2000 में निहित हुआ था।
तो आईटी अधिनियम 2000 में भारत की संसद में भवनों में पास किए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल में अगस्त 2000 में राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ था और यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 यानी कि आईटी एक्ट 2000 के नाम से जाना जाने लगा। तो साथ ही साथ भारत में ई कॉमर्स एक वैध बुनियादी स्ट्रक्चर करना इस अधिनियम का उद्देश्य है और भारत के ई बिजनेस की अर्थव्यवस्था पर और कई सारे जो भी साइबर लॉस हो गए हैं, ई बिजनेसेस हो गए हैं और न्यू इकोनॉमिक्स हो गई, इन सारी चीज़ों पर आईटी अधिनियम 2000 को दृष्टिगोण में रखा गया है और ये क्या प्रदान करते हैं यह जानना अति महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि अधिनियम आईटी 2000 एक लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करता है ताकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और गतिविधियों को वैलिड किया जा सके, यानी कि वैलिडिटी उनको दे जा सके। और इस अधिनियम के अनुसार वो सारी चीज़ें 100% वैलिड हो जाती हैं। आगे चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉ। तो साइबर लॉ के एडवांटेज हैं क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले ये तो आगे सामने हमारे ही क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन क्या होता है कि जब कोई बंदा अपने क्रेडिट कार्ड से किसी को पे करता है या किसी कंपनी या किसी को भी अपने पैसे भेजता है या वहाँ से लेता है, तो ऐसी स्थिति में वह अपनी संपूर्ण जानकारी उस संस्था को न देकर केवल पैसे के ही लेन देन कर सके, ऐसा उसको बनाया गया। तो इससे क्या होता है कि वो जो बंदा अपने साइबर का के पिन या इंफॉर्मेशन को वहाँ पे दे रहा है, 16 डिजिट का डिजिट कोड, ये सारी चीज़ें गोपनीय रह सकें। यह एक सबसे बड़ा एडवांटेज है साइबर लॉ में। दूसरा होता है लीगल इफ़ेक्ट। अगर लीगल इफ़ेक्ट के लिए देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लीगल इफ़ेक्ट वैलिडिटी इन्फोर्सिबिलिटी यानी कि नकारी नहीं जा सकती है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से बढ़ते ट्रांजैक्शन एवं कम्युनिकेशन को देखते हुए यह अधिनियम पास किया गया था, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में फाइलिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आदि के निर्माण में उन्हें बनाए रखने में प्रावधान देना उचित समझ रहा है। आगे की स्लाइड में हम चलते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। ईमेल कम्युनिकेशन वैलिड एंड लीगल, यानी कि भारत में ई कॉमर्स को दृष्टिकोण में रखते हुए आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार इसके प्रोविजंस में कई सकारात्मक पहलू नजर आने लगे थे, जिन्होंने यह निर्धारित किया कि जो ईमेल कम्युनिकेशन है वो वैलिड और लीगल होना चाहिए ताकि संवैधानिक रूप से इसकी ज़रूरत पड़ने पर इसे अदालत में पेश किया जा सके या प्रस्तुत किया जा सके। ई कॉमर्स इस अधिनियम के अनुसार उपलब्ध लीगल फ्रेमवर्क से कंपनियां ई कॉमर्स का भी प्रयोग कर पाएंगी। और आगे की बात जब अगर करते हैं हम, तो आता है डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल अथॉरिटी। अब हम सभी लोगों को इस अधिनियम के अनुसार डिजिटल सिग्नेचर की पूरी वैधता प्रमाणित कर दी गई। दूर के कारण कई कंपनियां सर्टिफिकेट अथॉरिटी बनने के व्यवसाय में कूद पड़ी थी, जिसके लिए उन्हें काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ा। इसलिए इस अधिनियम के अनुसार डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल सर्टिफाइंग अथॉरिटी भी वहाँ पे उनको प्रोवाइड कर दी गई। तो ऐसी कई सारी जानकारियाँ जो थी वो वहाँ पे उपलब्ध करानी अनिवार्य थी। अगर वो उपलब्ध ना कराई जाती वहाँ पे, तो ये जो आज हम लोग इस तरह से सभी ऑनलाइन सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, ये संभव ना हो पाता। अब पाता है वेब नोटिफिकेशन। आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार कोई भी सरकार किसी भी सूचना को वेब के यानी कि वेबसाइट के अनुसार प्रकाशित कर सकती है। उसका एक जीता जागता उदाहरण है सरकारी रिजल्ट.com। आप सभी लोग उस पर विजिट तो 100% किए ही होंगे। आती है बात अगर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के मामले में इस मदद से कंपनीज की कोई भी कॉपी, कोई भी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट किसी भी कार्यालय या किसी भी अधिकारी की जो एजेंसी हो, वह सरकार द्वारा संचालित अथवा नियंत्रित हो, उसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाना बहुत ही अनिवार्य है। और साथ ही साथ यह सिक्योरिटी के कई पहलुओं पर ध्यान देता है, जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की सफलता है तो अनिवार्य होता है। और इस अधिनियम में सुरक्षित डिजिटल सिग्नेचरों
कि संकल्पना एक नई परिभाषा है जो कि सिक्योरिटी के प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार यदि कोई अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस यानी कि कोई हैकर किसी कंपनी के सिस्टम को हैक करके या उसके नेटवर्क में प्रवेश करके उसके डेटा को हानि पहुंचाता है, तो इस आईटी एक्ट 2000 के अनुसार उसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना व 1 साल की सज़ा कर देने के लिए बाध्य करता है। हाल ही में TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज के सॉफ्टवेयर में एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ के साइबर को पायरेट कर उनके सॉफ्टवेयर को पायरेट कर दिया, यानी कि उसकी पायरेसी करके मार्केट में बेच दिया गया था, जिसके उस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस जो है ये बहुत ही गंदी चीज़ है, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए इसको एक्सेस करना बहुत ही टेढ़ी कीर के समान है। लेकिन कई हैकर्स जानकारी पाने के बावजूद ऐसे काम को करते हैं। तो कई सारी कंपनियां होती हैं कि वो या ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं कि वो हैकर्स अपने पास रखती हैं ताकि वो वेबसाइट में हैक करके पता लगा सके कि कौन सा पहलू हमारा कमज़ोर है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आगे वाली आने में जो वीडियो होंगे वो आपको नोटिफिकेशन पैनल में दिखाई देंगी। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप गूगल क्लासरूम चलाते हैं तो मैंने गूगल क्लासरूम का कोड दे दिया है, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे कई सारे PDF मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, आप वहाँ से उसे लेके पढ़ सकते हैं। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल ID मैंने आपको दी है। फेसबुक पे मुझे आप अंशुमन सिंह नाम के ढूंढ भी सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी वैल्यूएबल कमेंट हो, जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।